नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सीधे आपको बुलंदशहर लिए चलते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बदली है। आज प्रदेश कानून का राज है, इस दिशा से देश के अंदर एक नजीर के रूप में जाना जा रहा है। आपने देखा होगा पिछली सरकारों के समय समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में आई थी, उसने सरकार में आने के बाद जो पहला निर्णय लिया था और श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। हमारी सरकार जब 2017 में आई थी, हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया और वह निर्णय था प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी ढंग से लागू करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का। ये फर्क साफ है और ये फर्क जो उस समय सरकारों में दिख रहा था, पार्टियों में भी आज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, 66% टिकट भारतीय जनता पार्टी की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने न सरकार के माध्यम से बल्कि अपने प्रत्याशियों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ वे पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री शीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। यानी ये सूची ही बताती है कि प्रदेश के बारे में उनकी सोच क्या है। और इसीलिए चाहे वह कैराना हो, और बड़ी बहस की शुरुआत कर लेते हैं और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि यूपी में पहले चरण की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकना शुरू कर दिया है। वेस्ट यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से गेम चेंजर साबित होने जा रहा है और 2017 से पहले पलायन और दंगों का दर्द झेल चुके इस इलाके में एक बार फिर से पलायन का मुद्दा हावी है। वजह है यूपी में दो लड़कों की जोड़ी पार्ट 2, जहां समाजवादी पार्टी ने दंगों और पलायन के दागियों पर दांव लगा दिया है। बीजेपी अब इसी मुद्दे को तेजी से हवा दे रही है और बीजेपी लगातार फर्क साफ है कैंपेन के जरिए जनता के बीच में दोनों सरकारों का फर्क समझाने में लगी है। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए कैराना को सबसे पहले चुना है। सीएम योगी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह पूरे वेस्ट यूपी को मथने में जुटे हैं और अमित शाह खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, घर घर पर्चे बांट रहे हैं। शाह के इस कैंपेन से मैसेज साफ है कि अगर जनता के 2017 वाली गलती की तो हालात कैसे होंगे, ये गठबंधन के प्रत्याशियों को देख करके समझ लें। ये बार बार तस्वीरें सामने रखी जा रही हैं। वहीं सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पलायन के मुद्दे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। कैराना के पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है और यही वजह है कि 2022 में एक बार फिर से बीजेपी पलायन और दागियों को मुद्दा बना रही है। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन किसका हुआ? और ये आपने सुना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कैराना और तमाम
अन्य विषयों को लेकर के एक बार फिर से हमलावर हो चुके हैं। और अमित शाह के आने के बाद जो सियासी माहौल है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आता है। डोर टू डोर कैंपेन में जब वो शामिल होते हैं तो पलायन के मुद्दे को एक बार फिर से मुखर होकर के इस पर अपनी बात रखते हैं और इसी विषय को लेकर के लोगों के बीच में पहुंचते हैं। और कैराना का बार बार जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले भी आपको सुनाया योगी आदित्यनाथ जो कि आप लोगों के बीच में पहुंच करके और मीडिया के सामने भी जितनी बार वो मुखातिब हो रहे हैं, जितनी बार वो अपनी बातों को रख रहे हैं, उसमें पलायन के मुद्दे को बार बार रखा जा रहा है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जरा सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हिलाल नकवी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता फखरुल हसन चांद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता आलोक वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा शुरुआत आलोक वर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत पलायन का एक बड़ा विषय जो कि इससे पहले के चुनाव में बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को एक एज दे चुका है, लेकिन एक बार फिर से इस चुनाव के अंदर पलायन के विषय को रखा जा रहा है। अंतर पिछली सरकार और आज की सरकार के बीच में करके दिखाया जा रहा है। क्या यही एजेंडा है, क्या यही रणनीति है, या इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, फर्क साफ है, साफ साफ दिख रहा है कि हम किस तरीके की बात कर रहे हैं। हमने तो लगातार विकास की बात की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने बदली है, चाहे नौजवानों के लिए जो काम किया है, सड़कों का जो जाल हमने बिछाया है, किसानों के लिए जो हमने काम किया है, माफियाओं को जो हमने उत्तर प्रदेश से पलायन को मजबूर कर दिया है, हम तो उस पर बात कर रहे थे। आप किस पर बात कर रहे हैं? आप तो जो लोग गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, 2022 के इलेक्शन में उनको लेकर के चले आए। अखिलेश यादव जी की तस्वीर हमने 2012 के पहले की देखी थी, जो कहते थे गुंडों का साथ उनको नहीं चाहिए। 2022 की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, किस तरीके के लोगों को वो लेकर के आए हैं। कैराना में किसको उन्होंने टिकट दिया? जिस नाहिद हसन को उन्होंने टिकट दिया है उसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई। अगर ऐसे ही लोग क्या उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आपके पास बच्चे हैं? विधानसभा में आप ऐसे ही लोगों को बिठाएंगे? वैसे दूसरों को ताज्जुब हो सकता है, मुझे ताज्जुब नहीं था। अगर निजी बात मैं कहूं, जब मैंने कुछ समय पहले देखा कि अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के भाई को अपने सामने पार्टी दफ्तर में शामिल करा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का मेंबर बना रहे हैं, तो मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सपना फिर वही माफियावाद वाला पुराना सपना है। एक बार फिर से गुंडों के शरण में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। एक बार फिर से माफियावाद फिर से पनपे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी का यही सपना है। आपको याद होगा राजभर जी के साथ जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, तो सबसे पहले वो मिलने किससे गए? मुख्तार अंसारी से। मुख्तार अंसारी से वो मिलने गए। किस लिए मिलने गए भाई? आप जात जमात की सियासत करते हैं, आप किस तरीके की सियासत करना चाहते हैं? 2012 और से 17 के बीच का जो वक्त गुजरा है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसको अच्छी तरीके से देखा है। मुजफ्फरनगर दंगे में क्या कुछ हुआ, कितने लोग पलायन करके चले गए, कितने लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, कितने लोगों की मौत हुई, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया ने वो तो देखिए, वो तो अतीत का हिस्सा हो गया। कैराना में वो तो अतीत का हिस्सा हो गया है। वो चैप्टर तो कब का क्लोज हो गया है। अब तो आपकी सरकार है। सबने इसको अच्छी तरीके से देखा है। आलोक वर्मा जी, अब तो आपकी सरकार है। आप कह रहे हैं ना कि जो पलायन किया गया था वो मुद्दा अब नहीं रहा है, लेकिन आपने घर वापसी करवाई है। तो जब घर वापसी हो चुकी है तो वापस से पलायन का मुद्दा क्यों? अरे उसी आदमी को, वो आदमी जो नाहिद हसन, कैराना में फिर से समाजवादी पार्टी को वही एक आदमी मिला टिकट देने के लिए अपना। आप जहां आप देख रहे हैं, आप देखिए ना, टिकट वो किसको देते हैं, प्रश्रय किसको देते हैं, आसरा किसको देते हैं। 2022 की तस्वीर उत्तर प्रदेश की क्या है आपकी नजर में? आपके पास केवल गुंडे, बदमाश, माफिया बचे हैं। आप मुख्तार अंसारी को बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं? कौन उस चेहरे को नहीं जानता? कौन नहीं जानता कि पूर्वांचल में एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का रहा है और बहुत पहले से रहा है। अखिलेश यादव जी का क्या यही नया चेहरा है? आप जात जमात की राजनीति करना चाहते हैं, जिन्ना की राजनीति करना चाहते हैं, जिन लोगों को हमने जी को भी जरा मैं ठीक है सर, आलोक वर्मा जी ठीक है, मैं जरा इसमें फखरुल हसन जी को जोड़ रहा हूं। एक बार फिर से प्रश्रय देना चाहते हैं। फखरुल हसन जी, अब जरा जवाब दीजिए। ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों का साथ लेकर के वापस सत्ता में आना चाहती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार उन पुरानी तस्वीरों को याद दिला करके लोगों को समझा रही है कि देखिए पिछली सरकार में ये हुआ था और आज की सरकार में शांति अमन कायम है। जवाब दीजिए सर। हाँ, देखिए सबसे पहले तो आज देश के गृह मंत्री जी बिना मास्क लगाए सैकड़ों की भीड़ के साथ कैराना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कोरोना काल में उस गाइडलाइन जो है चुनाव आयोग की, उसका पालन नहीं कर रही। मेरी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से
गुजारिश है कि इस पूरे मामले को देखे और मुकदमा कायम करे कि किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वो 10 लोगों के साथ टहलते हैं गाजियाबाद में तो उन पे मुकदमा लिख दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जब मीटिंग होती है तो वहां मुकदमा लिख दिया जाता है। आज भी समाजवादी पार्टी के गेट पे पुलिस सुबह से शाम तक खड़ी रहती है, एक 4 आदमी को इकट्ठा नहीं होने देती है। लेकिन देश के गृह मंत्री बिना मास्क लगाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों में घूम रहे हैं, सैकड़ों की भीड़ के पूरे लाव लश्कर के साथ। लेकिन चुनाव आयोग को नजर नहीं आता है, इस पे डिबेट नहीं होती है। आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो सारे चैनल इस पे डिबेट करते हैं। मेरी पहले चुनाव आयोग से गुजारिश है कि आचार संहिता की जो खुलेआम धज्जियां होनी है उस पे संज्ञान ले। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं? किसान जो 1 साल से ज्यादा धरने पे बैठा रहा, 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहा। उनसे बड़ा गुनहगार कौन है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के किसानों के गुनहगार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके मुंह से 700 किसानों की शहादत के बाद भी एक शब्द नहीं निकला। लेकिन ये जब अपराध की बात करते तो मेरे समझ में नहीं आता किस मुंह से अपराध की बात करते हैं। हम देखते हैं कि देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा कैसे किसानों पे सुनियोजित तरीके से साजिश करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। हम देखते हैं कि एक माफिया जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, योगी जी का चेहरा है, धनंजय सिंह, उन पे 25,000 का इनाम है। हम उन पे कार्रवाई नहीं होती, वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का उद्घाटन करते हैं, उनकी संपत्ति की जांच नहीं होती, उन तक बिल्डोजर नहीं पहुंचता है। आप दूसरे माफिया बनारस के ले लीजिए, चंदौली के ले लीजिए, जौनपुर के ले लीजिए या दूसरे जिलों के ले लीजिए, उन पे कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं समझ नहीं पाता कि ये किस अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते, किन माफियाओं की बात करते कि उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म हो गए। यही तो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी का भी तो यही। अच्छा, आपने एक सोशल मीडिया पर आपने एक ट्वीट भी किया, आपने कूच जो किया है, आपने उसमें कहा है कि आपको विकास के मुद्दे पर वोट करना है। तो विकास के मुद्दे को आधार बना करके क्या आप वोट मांग सकते हैं? क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके जब समय था, जब आपकी सरकार थी, तो उस वक्त सिर्फ धर्म की राजनीति थी, एक वर्ग का इसमें उनको दरकिनार कर दिया जाता था। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप करती है। मैंने जो कू किया है, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से और किसानों से, गरीबों से, हिंदू से, मुसलमान से सबसे अपील की है कि दिल्ली से लोग आएंगे, आपको बहकाएंगे, उनके मुद्दे होंगे पलायन, उनके मुद्दे होंगे हिंदू मुसलमान, लेकिन आप उनसे सवाल करना कि रोजगार का वादा जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, नौबत सर ये आ गई है कि आपको कसम तक खिलवानी पड़ रही है ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको लग रहा है कि कामयाब नहीं हो पा रहा है गठबंधन, इसलिए कसम खिलवाई जा रही है। कसम, समाजवादियों ने तो अन्न की कसम भी खाई है किसानों के साथ कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज हिंदू और मुसलमान भी कसम खा रहा है कि हम इस नफरत की राजनीति को समाप्त करने का काम करेंगे। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास की बात करेंगे, उन नौजवानों के रोजगार की बात करेंगे, किसानों पे हम गाड़ी चढ़ाने वाले किसानों को खालिस्तानी। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं इसमें आलोक वर्मा जी से, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाता हूं। आलोक वर्मा जी, जरा इस पर जवाब दीजिए। अब यहां पर समाजवादी पार्टी और जो उसका गठबंधन है पश्चिमी यूपी में, ये इस तरीके से नजर आता है कि जो पंचायत हो रही हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी इसको लेकर के लखनऊ तक पहुंचाई जाती है अपनी शिकायत, क्या आपको लग रहा है इसमें अब कसम खिलाने तक की बात है कि आप एक हो जाइए, आप साथ में एक विकास के आप आधार पर वोट कीजिए, ये क्या कामयाब हो पाएगा ये एजेंडा? देखिए, सुन रहा था समाजवादी पार्टी के साथी बोल रहे थे तो मैं उनको बहुत गौर से सुन रहा था। उन्होंने कहा रोजगार की बात, हाँ हमने वादा किया था 70 लाख रोजगार हम देंगे, और हमने दिया क्या वो भी जरा जान लीजिए। हमारा वादा था 70 लाख रोजगार देने का, 2.5 करोड़ रोजगार हमने प्राइवेट सेक्टर में दिए, 2.5 करोड़ रोजगार हमने प्राइवेट सेक्टर में दिए, 3.5 लाख रोजगार हमने संविदा पे दिए, 4.25 लाख रोजगार हमने सरकारी जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो हमने दिया। समाजवादी पार्टी का भी आंकड़ा है, 5 साल का इनका भी शासन चला था अखिलेश यादव का, सरकारी नौकरियां इन्होंने दी थी 1,95,000। उसके पहले जो 5 साल था बसपा का 90,000। यानी दोनों सरकारों ने
19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले के 10 साल में 3 लाख से कम सरकारी नौकरियां जो है दोनों सरकारों ने दी। और हमने खाली, आप सरकारी नौकरियों की खाली बात करें तो हमने 4.25 लाख सरकारी नौकरियां दी। तो ये तस्वीर है। तो जो लोग बेशर्मी से कुछ भी बोल जाते हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी डेटा के, हमने तस्वीर बदली है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हमको मालूम था कि अगर इस काले कालखंड से निकालना है उत्तर प्रदेश को, हमें उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलनी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कारोबार की आसान, ठीक है सर, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इकोनॉमी में आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र पहले। ठीक है, मैं इसमें जरा रोहित अग्रवाल को जोड़ रहा हूं, उसके बाद में हिलाल जी आपके पास आता हूं। लेकिन रोहित अग्रवाल, ठीक है सर, बता दूं मेरे साथी, ठीक है, आलोक वर्मा जी, ठीक है, आपने पक्ष रख दिया है। मैं इसमें जरा रोहित अग्रवाल को जोड़ रहा हूं। रोहित अग्रवाल, मेरा सवाल आपसे यह है कि पश्चिमी यूपी को लेकर के बड़ा एक एजेंडा आपने सेट किया, गठबंधन आपने किया, कोशिश ये थी कि दोनों पार्टियां अगर एक साथ आएंगी तो इससे बहुत हद तक फायदा मिल पाएगा। लेकिन क्या इससे फायदा उतना मिल पा रहा है? क्योंकि पार्टी के भीतर जो विरोध के स्वर हैं जो बहुत तेजी के साथ उठ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार लखनऊ तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिसको लेकर के पंचायतें तक हो रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में मुश्किल समय, और इसीलिए जो फखरुल हसन चांद जी है जिन्होंने कू किया है कि आपको कसम खानी है, आपको एक साथ होना है? अब और कितना फायदा देखेंगे? गृह मंत्री को घर घर जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए, और कितना फायदा देखेंगे आप गठबंधन का? भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब इस गठबंधन के आगे हम धराशायी हो गए। इन्होंने अपनी हार मान ली है। अब जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देश का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, अगर उनको घर घर जाके वोट मांगना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा मैं आपको फायदे क्या गिनवाऊं? इसके अलावा मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और ये खुद दिखा रहे हैं। ये पिछले 5 साल तक ये चिल्लाते थे उत्तर प्रदेश से माफिया गुंडे छोड़ के चले गए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी माफिया के लिए जगह नहीं है, सब जेल जा रहे हैं तख्ती लटका लटका के, वरना भगवान के पास उनको भेज दिया। अब चुनाव आते इनको पता नहीं कहां से माफिया दिखाई पड़ने लग गए। इनको दिखाई पड़ रहा है विपक्ष ने सारी सीटें गुंडों को दे दी, माफियाओं को दे दी, बड़े बड़े अपराधियों को दे दी। 5 साल तक सो रहे थे। 5 साल तक क्या कर रहे थे? सरकार किसकी थी? तुम्हारी थी ना। उन माफियाओं को क्यों नहीं जेल भेजा? उन गुंडों को क्यों नहीं जेल भेजा, जिनको आज बता रहे हो कि विपक्ष ने टिकटें दे दी? असलियत यह है, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो सदन में गुंडों को भेजने का काम किया था वो सबसे ज्यादा थे। और आज 2022 में भी जो इनकी पहली लिस्ट आई थी उसमें 25 लोगों के ऊपर रोहित अग्रवाल जी, नाहिद हसन को टिकट देने से आपको नहीं लगता कि जाटलैंड के अंदर बहुत हद तक आरएलडी को नुकसान हो सकता है? नहीं, इकरा हसन हमारी उम्मीदवार हैं, विदेश से पढ़ के आई हैं। वो तो इंडिपेंडेंट खड़ी है ना। एक बड़े सोशल वर्कर उससे हैं, क्या नाम है, फैमिली से। हमारी इकरा हसन है, नाहिद हसन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने के लिए चुप रहिए आलोक जी, आपके किसने रोका आपको? घोषित कर दीजिए, टिकट कैंसिल कर दीजिए साहब। तकलीफ हो रही है तो आपका चेहरा उजागर हो रहा है तो। प्लस ये अभी बता रहे थे 5.25 लाख रोजगार दिए, होर्डिंग पे तो 4.5 लाख लिखे थे। तो क्या होर्डिंग वाले को क्या गिनती बताना क्या भूल गए थे क्या? वो 25,000 कहां से ले आए? जो होर्डिंग लगाई थी उतना तो पढ़ लिया आपने, उतना तो रोहित अग्रवाल पढ़ लिया, चलिए उतना ही मान लीजिए। 5 बता रहे हो, उसके पहले के 10 सालों में चलिए उतना मान लीजिए। बाकी का डेटा हम नहीं देते आपको, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। बाकी का समय तो आप समझ गए ना। उससे पहले के 10 साल के डाटा में 5 साल का काम है। आलोक जी 2 बार बोले, मैं एक शब्द भी बोला नहीं? ठीक है, बड़ी जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं जब बोल रहा हूं तो ये बीच में कूद रहे हैं। नहीं, इसमें नाहिद हार सुनिश्चित हो चुकी है। इनको पता है कि अब हम नाहिद हसन की बहन आप कह रहे हैं, उनकी सिस्टर को अगर मैदान में उतारा गया तो क्या पार्टी सिंबल पर उतारा गया? क्योंकि जानकारी तो यह है कि वो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई है। नहीं, अभी आप देखते रहिए तो नहीं, इसका जवाब मैं दे देता हूं। इसका जवाब मैं दे देता हूं। चलिए मैं वापस लौटता हूं सर। मैं हिलाल जी को भी जरा जोड़ रहा हूं। मैं जरा, ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। लेकिन नकवी साहब, जरा एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि पश्चिमी यूपी की इस लड़ाई के अंदर पलायन का मुद्दा अगर एक बार फिर से उठ रहा है तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, इस विषय को क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के सामने खड़े होकर के लड़ रही है, या भारतीय जनता पार्टी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करेगी? क्या इस पर स्टैंड? देखिए, इसमें 2 बातें कहना चाहेंगे हम। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकुम सिंह साहब, जिन्होंने खुद ने पलायन की बात की थी, उन्होंने अपने उनके बेचारे की देहांत हो गया, उससे कुछ समय पहले कहा था कि वो बात उन्होंने गलत कही थी। अफसोस की बात यह है कि उस बात को लेकर उनकी बेटी जो है वो कर रही है।
अपने पिताजी को वो मतलब झूठा साबित कर रही है। वो पिता जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, क्या वहां की जनता इस बात को देख समझ नहीं रही है? तो एक बात ये हो गई, और यही भारतीय जनता पार्टी को हम क्या कहें, उनका तो एक जीतने के लिए वो सही गलत उल्टा सीधा मास्क के बगैर मास्क के इलेक्शन कमीशन को अपने दफ्तर में तलब करके उसके बाद उनको हड़का करके कि हम जो करेंगे तुम उसको करने देना, कोई रोक टोक नहीं होगा, वो हमने देख लिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे मुद्दे ये है ही नहीं। हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट से है कि हम जो है वो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेरोजगारों को रोजगार देना, किस तरह से रोजगार देंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पश्चिमी यूपी में कांग्रेस पार्टी स्टैंड क्या कर रही है, क्योंकि इमरान मसूद के पार्टी छोड़ने के बाद, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद सवाल तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास पश्चिमी यूपी में बड़ा चेहरा कौन है। खैर माफी के साथ रुक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कैंपेनिंग अब शुरू हुई है, डोर टू डोर कैंपेनिंग जिस तेजी के साथ हो रही है, उससे किस राजनीतिक दल को कितना फायदा हो रहा है, यह आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।